नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आज की खबर में। तो आपको बताएंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में, खेल और व्यापार जगत की सुर्खियां। लेकिन आइए शुरुआत सबसे पहले करेंगे हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर सतर्क सरकार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अस्पतालों में मॉक ड्रिल। कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियां का जायजा। जनवरी से बाजार में मिलेगी नेजल वैक्सीन। दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी दवा इनकोवैक निजी बाजार में होगी 800 रुपए कीमत। ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का फैसला। राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में अपील की कही बात। कश्मीर में शीतलहर का कहर। कई इलाकों में पारा शून्य से और नीचे। पूरा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। अमेरिका में सर्दी का सबसे भयानक बर्फीला तूफान। चीन से खतरे को लेकर ताइवान का बड़ा फैसला। हर युवा को सेना में देनी होगी 1 साल की सेवा। नया नियम 1 जनवरी 2005 के बाद पैदा हुए सभी मर्दों पर लागू। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जिसने जापान, चीन, अमेरिका हर जगह जो है वो स्थिति जो है आपात कर दी है। और भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए देश भर के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एहतियाती कदमों के तौर पर सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी मॉक ड्रिल वहां पर भी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड महामारी से निपटने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति से निपटने की अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल ये जानने के लिए जरूरी है कि हमारे अस्पताल महामारी से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। उन्होंने सभी लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने, असत्यापित जानकारी साझा करने से बचने और उच्च स्तर की तैयारियां रखने को कहा है। हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की समीक्षा की। कोलकाता के सभी निजी अस्पताल और प्रत्येक जिले में एक एक अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोविड-19 पर मॉक ड्रिल के आयोजन और प्रबंधन का निरीक्षण किया। वाराणसी में आज कोविड-19 की तैयारियों की मॉक ड्रिल हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे मॉक ड्रिल और उसका जायजा लेते हैं अधिकारी। जम्मू के गांधीनगर में एमसीएच अस्पताल में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उधर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल की गई। पटना के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के लिए आयोजित मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। हैदराबाद में गांधी अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की गई। और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने यह कहा है कि उसकी नाक से दी जाने वाली कोविड-19 रोधी दवा इनकोवैक की कीमत निजी बाजार में 800 रुपए रखी गई है। यह दवा अब कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। यह दवा जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह से उपलब्ध होगी। इनकोवैक दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड-19 रोधी दवा है, जिसे 2 प्राथमिक खुराक के लिए और हेट्रोलोगस बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। हेट्रोलोगस बूस्टर खुराक में प्राथमिक खुराक से अलग बूस्टर खुराक भी दी जा सकती है। इस महीने की शुरुआत में भारत बायोटेक को इनकोवैक की विजातीय बूस्टर खुराक के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिली। इनकोवैक का तीसरे चरण का परीक्षण किया गया है। इनकोवैक
वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के साथ मिलकर विकसित की गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करने का आदेश जारी किया। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना सरकार द्वारा तैयार किए गए ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का ये फैसला आया। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। भारतीय जूनियर चैंबर इंटरनेशनल का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं। ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि आजादी के शताब्दी समारोह के लिए अगले 25 सालों में हम नए लक्ष्य के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र के 75 वर्ष की यात्रा के साथ साथ G20 का सम्मेलन भी भारत में आयोजित हो रहा है। ये G20 का सम्मेलन पूरे विश्व के अंदर नए बदलाव की ओर एक कदम है जो इसे एक दिशा देगा। मुझे आशा है जब आप 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के साथ साथ आप JCI की 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा करेंगे और अपने लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा, संवाद, बातचीत, अनुभव, विचारों को साझा करते हुए जो कुछ भी आपने अनुभव किया है उन अनुभव पर मंथन विचार कर नई निष्कर्ष, नई दिशा की ओर अपनी कार्य योजना बनाएंगे और अगले 100 साल के अंदर जो 25 साल आपके बचे हैं, जब शताब्दी वर्ष आपका होगा, उस समय हम किस लक्ष्य की ओर काम करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें, निश्चित रूप से ये आपके लिए चुनौती है, लेकिन आपका संकल्प है, चिंतन है और इस चिंतन और संकल्प से आप इस 100 साल की यात्रा के अंदर JCI इंटरनेशनल देश के युवाओं के विकास, सकारात्मक परिवर्तन, उनके राष्ट्र निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। सर्दियों का सितम जो है वो जारी है। दिल्ली NCR समेत अधिकतर हिस्सों में आज भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता जो है वो घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई। कम दृश्यता के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ। विज्ञान विभाग ने आज ठंडा दिन रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने से बेहद घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा के नारनौल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। राज्य में अन्य स्थानों में अंबाला में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि करनाल में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। Cold wave and a severe cold wave continuing over this belt also, North Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi and West UP. The dense fog and very dense fog, that is visibility 0 to 200 meter, so continue to prevail over this belt actually. There will be improvement significant on 29 because we have a WD feeble, it is not that much active, but it will give a fresh snowfall over the Himalayan state like Jammu Kashmir, Leh Ladakh, Himachal Pradesh. और कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। समूची घाटी में तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जिससे पारा 0 से और नीचे चला गया। जम्मू में कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिखा और वाहन दिन में भी लाइट जलाकर रेंगते नजर आए। कड़ाके की सर्दी की वजह से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों में पानी जम गया। डल झील का अंदरूनी हिस्सा और घाटी के अन्य जलाशय भी जम गए।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि यहां पारा रविवार रात्रि को 0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे था। और इसी तरह पहलगाम में न्यूनतम पारा 0 से 6.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो रविवार रात को 0 से 5.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया था। कश्मीर में अभी भी चिल्लई कला का दौर जारी है। ये 21 दिसंबर को शुरू हुआ था। ये 40 दिन तक चलता है, जिसमें कश्मीर घाटी में शीतलहर चलने के साथ ही तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाती है। और असम के डिब्रूगढ़ जिले में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि होने से 500 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राज्य के मोरन, तिंगखोंग, नहरकटिया और अन्य इलाकों में ओलावृष्टि हुई। इससे जिले में भारी नुकसान हुआ और मोरन अनुमंडल में शुरुआती आकलन के अनुसार 37 गांव में 310 घर क्षतिग्रस्त हुए। वहीं तिंगखोंग के 21 गांवों को 202 मकानों को नुकसान पहुंचा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि तेज ओलावृष्टि के कारण मोरन और तिंगखोंग राजस्व मंडल के तहत कई घरों को नुकसान होने की खबर है। प्रभावित सभी लोगों को सरकार हर संभव मदद दे रही है। और आइए अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने यहां क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने वाले हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। उन्होंने राज्य में कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों और लंबित विकास परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दी है। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 157 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,421 रह गई। म्यांमार से आए कोविड संक्रमित पाए गए 4 यात्रियों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं। उनमें कोविड लक्षण नहीं दिखे हैं। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक देश में एयरबैग उद्योग का आकार वित्त वर्ष 2026-27 तक 7,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग लगाए जाते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने घोटाले के आरोपों से जूझ रहे अपने मंत्रिमंडल के साख में सुधार के प्रयासों के तहत पिछले 2 महीने के भीतर अपने चौथे मंत्री को बर्खास्त किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की सरकार ने कहा है कि वो पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को विशेष माफी देगी। म्यूंग बाक को भ्रष्टाचार के कई मामलों में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनका देश युद्ध खत्म करने के लिए शांति शिखर वार्ता करना चाहता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस मध्यस्थ होंगे। हालांकि उन्हें रूस के इसमें भाग लेने की उम्मीद नहीं है। भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणय विश्व बैडमिंटन महासंघ की ओर से जारी विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। आप देख रहे हैं आज की खबर। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार?
समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. But do you know that we also have fundamental duties? The duty towards our nation, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Jai Hind. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक 30 दिसंबर को कोलकाता में होगी। बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा ने कर्नाटक में 865 मराठी भाषी गांवों का राज्य में विलय करने पर कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। नागपुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंदिर रश्मि बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल के तहत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से साइकिल रैली का उद्घाटन किया और साइकिल चलाई। एटीएस गुजरात के खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक दल ने 10 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव को हथियार, गोला बारूद और 300 करोड़ रुपए मूल्य के नारकोटिक्स ले जाते हुए पकड़ा। पर्वतीय तीर्थस्थल सबरीमला मंदिर में मंडल पूजा के दौरान भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस पूजा के साथ ही वार्षिक तीर्थ यात्रा का 41वां दिवसीय पहला चरण समाप्त हो गया। FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप 2023 से पहले भारतीय हॉकी टीम आज बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम का यहां जोरदार स्वागत किया गया। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान संबंधी घटनाओं में 28 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड जारी है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है। तूफान और हिमपात ने बफेलो के लिए भी स्थिति कठिन कर दी है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में 9 इंच तक बर्फ गिर सकती है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का जबरदस्त असर देखा गया। बर्फ की मोटी चादर बिछ जाने के कारण मोटर चालक फंसे रहे, बिजली गुल रही और आपातकालीन कर्मचारियों को बर्फबारी से प्रभावित घरों के निवासियों और अटकी कारों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। देश की लगभग 60% आबादी को ठंड के मौसम संबंधी किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और ताइवान अनिवार्य सैन्य सेवा को बढ़ाकर 1 साल करेगा। ताइवान ने देश के सभी मर्दों के लिए सेना में 1 साल सेवा देना अनिवार्य कर दिया है।
राष्ट्रपति साई इंग वेन ने इसका ऐलान किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के कारण सेना में सेवा देने की मौजूदा अनिवार्य अवधि काफी नहीं है। अभी 4 महीने की सेवा जरूरी है। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सरकार की हाई लेवल बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन की ताइवान को दी जा रही धमकियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन मेरे देश के लोगों, शांति आसमान से नहीं गिरती। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते हालात के बीच 4 महीने की मिलिट्री सेवा पर्याप्त नहीं है। यह नया नियम 1 जनवरी 2005 के बाद पैदा हुए सभी मर्दों पर लागू होगा। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने उत्तर कोरिया पर बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए मजबूत वायु रक्षा प्रणाली और उच्च तकनीक वाले ड्रोन हासिल करने का आह्वान किया। वहीं सेना ने बीते 5 साल में पहली बार सीमा पार कर आए उत्तरी कोरियाई ड्रोन को मार गिराने में असफल होने पर माफी मांगी। दक्षिण कोरियाई सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चेतावनी के रूप में गोलियां चलाई, लेकिन उत्तर कोरिया के किसी ड्रोन को मार गिराने में असफल रही। इससे दक्षिण कोरिया की वायु रक्षा प्रणाली को लेकर ऐसे वक्त में गंभीर प्रश्न पैदा हो गया है, जब इस साल उत्तर कोरिया द्वारा रिकॉर्ड मिसाइल परीक्षणों को लेकर पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। दक्षिण कोरियाई सेना ने सीमा पर संदिग्ध उड़ानों को देखने के बाद लड़ाकू विमान और हमलावर हेलीकॉप्टर भेजे। 2017 के बाद पहली बार है जब दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में उत्तर कोरिया दाखिल हुआ। दक्षिण कोरिया में ड्रोन दाखिल होने की घटना सियोल द्वारा 2 कम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करने का दावा करने के बाद हुई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बुखारेस्ट में लोक संस्कृति और रीति रिवाजों के 1 दिवसीय उत्सव की तस्वीरों के साथ। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आप विशेष तौर पर रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।